दोस्तों, मैं हूं मानविंदर सिंह। मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल धम आईएएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जो आपकी बोर्ड परीक्षाएं बिल्कुल सिर पे आ चुकी हैं। दोस्तों, बता दें कि आज हम इस वीडियो के माध्यम से गणित कक्षा 10 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो दोस्तों बार बार क्या है बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के बारे में आज हम अध्ययन यहाँ पे करेंगे। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि इसमें जो पहला सवाल है ये हमारा किसे मेंसुरेशन से लिया गया। किससे लिया गया? मेंसुरेशन से। अगर दोस्तों बता दें, अभी तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, अगर आपका बोर्ड परीक्षा भी हो जाएगी उसके बावजूद भी हम इस चैनल के थ्रू आपको एनटीपीसी है, रेलवे है, ग्रुप डी वगैरह है, पुलिस है, आर्मी है, अग्निवीर वगैरह की आज हम सभी बेहतर तरीके से मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की तैयारी करवाएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, समय को गवाते न हुए पहला सवाल देखते हैं कि पहला सवाल गया, लोहे की एक ठोस गेंद की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 छोटी ठोस गेंद बनाई गई है। यदि उनमें से 2 की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो तीसरी गेंद की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। जैसा कि दोस्तों आप चित्रों में देख रहे हैं, वो कह रहा है एक ठोस गेंद है। ये है आपकी ठोस गेंद जिसकी रेडियस यानी त्रिज्या कितनी है? 9 सेंटीमीटर है। तो वो कह रहा है कि इस गेंद को पिघलाया, पिघलाने के बाद इसे 3 छोटी छोटी गेंदों में विभाजित कर रही है, यानी इससे जो है 3 छोटी गेंदें बना दी गई हैं। तो इसकी जो त्रिज्या है 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या 8 है, इसकी 6 है। तो वो कह रहा है कि इस वाली गेंद की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। सवाल ये कह रहा है, सवाल क्या कह रहा है कि एक गेंद है, ठोस गेंद है, जिसकी त्रिज्या कितनी? 9 सेंटीमीटर है। उसे गर्म करके पिघलाया गया, पिघलाने के बाद उससे 3 छोटी गेंदें बनाई गई, जिनमें से हमारे पास 2 की त्रिज्या है और तीसरे की त्रिज्या नहीं है। तो हमें उसी तीसरे की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो दोस्तों हम देखो कैसे करेंगे। इसमें देखो, जो इसका आयतन होगा, बड़ी गेंद का आयतन होगा, उसका आयतन इन तीनों गेंदों के आयतन के योग के बराबर होगा। क्यों? जो तीनों गेंदें जो है इसी गेंद से तो बनाई गई है, तो जितना इसका आयतन होगा उतना ही इन तीनों का आयतन होगा। आयतन कभी चेंज नहीं होता, आयतन दोस्तों उतना ही रहेगा। सवाल करने से पहले दोस्तों सवाल को सही से समझा करें कि सवाल कह क्या रहा है। तो सवाल क्या कह रहा है कि इसको, ये बड़ी गेंद है, इसे पिघलाकर 3 गेंदें बनाएंगी, जिसमें सभी 2 का आयतन पता, वो 2 का त्रिज्या पता है पर तीसरे की त्रिज्या नहीं पता, वो हमें ज्ञात करनी है। तो तीसरे की हम त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन में? सोल्यूशन देखो, लिखेंगे बड़ी गेंद की त्रिज्या, बड़ी गेंद की त्रिज्या, यहां पे हम लिख देंगे आर, कैपिटल आर लिख दो इसे। कैपिटल आर बराबर कितनी? 9 सेंटीमीटर। ठीक, 2 छोटी गेंदों की त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी? एक की है 8 सेंटीमीटर और दूसरी है 6 सेंटीमीटर। ठीक, और तीसरी वाली की हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो हम उसकी त्रिज्या को हम मान लेंगे आर। तो हम यहां पे लिख देंगे माना तीसरी गेंद की त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर। ठीक, हमने क्या मान लिया दोस्तों? 8 सेंटीमीटर मान लिया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ इतना करेंगे, इसका आयतन इन तीनों के आयतनों के योग के बराबर रख देंगे, अपने आप आर मिल जाएगी, यानी जो तीसरी जो गेंद है उसकी त्रिज्या मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे यहां से बड़ी गेंद का आयतन बराबर लिख देंगे तीनों छोटी गेंदों का
आयतन। ठीक, क्या हो गया, यानी बड़ी गेंद का आयतन बराबर तीनों छोटी गेंदों का आयतन। ठीक, बड़ी गेंद का आयतन कितना हो, यानी ये क्या है, गोला है, तो गोले का आयतन होता है दोस्तों 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसे ही तीनों का, इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई क्या हो जाएगा R1 क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 क्यूब प्लस 4/3 पाई R क्यूब। यही जो तीसरी गेंद है उसकी हमने त्रिज्या कितनी मान ली थी, R मान ली थी। ठीक, लिखो। अब क्या है, हम सबकी क्या लगा देंगे, मान लगा देंगे। रख दो आंसर, मान 4/3 पाई R का मान कितना है दोस्तों, 9 है। 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 एकम 9, 729। ये हो गया 9, 729। यहां से 4/3 4/3 पाई 4/3 पाई हम कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 4/3 पाई इंटू क्या हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा R1 क्यूब, R1 के क्यूब मतलब 8 का वर्ग, 8 का क्यूब, ये हो जाएगा 512 प्लस ऐसे ही ये क्या हो जाएगा 6 का वर्ग, 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 3600 216, कितना हो जाएगा दोस्तों 216 हो जाएगा, ये हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर क्या बचा 729 बराबर, ये जोड़ लो कितने हो जाएंगे 2 6 8 हो जाएंगे। ठीक है, एक 2 हो जाएंगे, 5 2 7 हो जाएंगे प्लस आर क्यूब, तो यहां से आर क्यूब बराबर, अब 728 को हम बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 729 माइनस 728, तो आर क्यूब बराबर हो जाएगा 729 में 728 में कितने बचे 1, तो आर बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यानी जो तीसरा गोला है तो तीसरे गोले की त्रिज्या कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता नामक चैप्टर से लिया गया है। इसमें दोस्तों कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे हैं। ठीक, तो उसमें से एक कंचा यादृच्छिक माने बिना देखे निकाला जाता है, तो इस बात की प्रायिकता क्या होगी कि कंचा सफेद है, कंचा नीला है या कंचा लाल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले प्रायिकता में हम जो टोटल संख्या होती है हम पहले वो निकालते हैं। जो आपकी जो टोटल यानी कुल संख्या होती है उसी को हम कहते हैं कुल परिस्थितियां कह देते हैं। क्या कह देते हैं, कुल परिस्थितियां कह देते हैं। और फिर जिस कलर की जो चीज निकाली जाती है हम फिर उसकी संख्या देखते हैं, तो उसकी संख्या को हम कह देते हैं अनुकूल परिस्थितियां। ठीक है, तो किसी बात की प्रायिकता क्या होती है, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां, ये हो गया आपकी प्रायिकता। तो यहाँ पे हम जब इसे हल करेंगे तो हम इसमें सबसे पहले देखेंगे इसमें कुल कंचे कितने हैं। तो यहाँ पे 3 2 5 5 4 9, तो आपके 9 कंचे हो गए, कुल कितने हो गए 9 कंचे हो गए, तो 9 ही इसकी हो गई कुल परिस्थितियां हो गई। कितनी हो गई, कुल परिस्थितियां बराबर कितनी हो गई 9 हो गई। अब जैसे आपको सफेद कंचा निकालना है तो हम देखेंगे सफेद कंचा कितने हैं 2 है, तो 2 सफेद कंचा निकालने के लिए प्रायिकता जब हम निकालेंगे तो सफेद कंचा प्रायिकता निकालने के लिए जो 2 है वो हो जाएगी अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। चलो हम इसे करते हैं। तो पहले दोस्तों हम सवाल को सही से समझेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा सोल्यूशन इसका। ठीक, हम लिखेंगे बक्से में कुल कंचे, कुल कंचे कितने 3 2 5 5 4 9, यानी 9 है, कितने हैं 9 है, तो यही हो जाएंगे 9, यानी अतः अनुकूल परिस्थितियां, अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी आपको, आपकी कितनी हो जाएंगी, अरे सॉरी कुल हो जाएंगी ना, अतः कुल परिस्थितियां बराबर हो जाएंगी आपकी 9 हो जाएंगी, सॉरी क्या हो जाएंगी, कुल परिस्थितियां बराबर कितनी हो जाएंगी 9 हो जाएंगी। अब देखो ये हो गई आपकी कुल परिस्थितियां हो गई। अब आप नंबर 1 डालेंगे, क्या डालेंगे सफेद कंचा,
सफेद है, इस बात की प्रायिकता। ठीक, तो यहां पे हम लिखेंगे सफेद कंचों की कुल संख्या कितनी है? सफेद कंचों की कुल संख्या बराबर, सफेद कंचों की कुल संख्या बराबर कितनी है दोस्तों? 2 है। तो यही जो 2 है, अगर हम सफेद कंचों की जो प्रायिकता निकालेंगे तो यही 2 उसके लिए हो जाएगी, अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। तो सफेद कंचों के लिए अनुकूल परिस्थिति क्या हो जाएगी? सफेद कंचों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बराबर कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। ठीक, तो सफेद कंचे की प्रायिकता, सफेद कंचा होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। ठीक, अनुकूल परिस्थितियां कितनी है दोस्तों? 2 है। कुल परिस्थितियां कितनी? 9 है। तो इसकी सफेद कंचा होने की प्रायिकता हो जाएगी दोस्तों 2/9 हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार हम निकालेंगे किसकी? नीला कंचा। तो नीला कंचा कितने हैं? 3। और कुल तो नीला कंचा निकालने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? यानी 3 नीले हैं तो 3 नीले जो है वो हो जाएगी, अनुकूल परिस्थितियां हो जाएंगी। कंचे कितने हैं? 9। तो कुल परिस्थितियां कितनी हो जाएंगी? 9 हो जाएंगी। तो नीला कंचा निकालने की प्रायिकता बराबर कितनी हो जाएगी? अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल कितनी है? 3 है। और कुल कितनी? 9 है। तो 3/9 हो जाएगी। देखो यहां से दूसरा कंचा नीला है, ठीक है, तो यहां से लिखेंगे नीले कंचों की कुल संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 3। तो यही हो जाएगी नीले कंचों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बराबर कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक, अब क्या है, यहां से करेंगे नीले कंचे के लिए, नीले कंचे के लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी? प्रायिकता बराबर अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। अनुकूल परिस्थितियां कितनी है? 3 है। और कुल परिस्थिति कितनी? 9 है। काट दो 3 3 9, तो ये हो जाएगा 1/3। तो यानी नीले कंचे के लिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/3। ऐसी लाल कंचे के लिए निकालो, लाल कंचा। ठीक, अब देखो दोस्तों लाल कंचे के लिए क्या हो, लाल कंचों की संख्या कितनी? 4 है। तो लाल कंचों के लिए अनुकूल परिस्थितियां कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कुल परिस्थितियां कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएंगी। तो लाल कंचा के लिए प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 4/9 हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से लिखेंगे हम, सीधे डायरेक्ट लिख देते, लाल कंचों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बराबर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। कुल परिस्थितियां कितनी? 9 हो जाएंगी। तो लाल कंचा होने की प्रायिकता, लाल कंचा होने की प्रायिकता बराबर क्या फार्मूला लगेगा? फार्मूला आपको यही रहेगा, अनुकूल परिस्थितियां बटे कुल परिस्थितियां। लाल कंचों के लिए अनुकूल परिस्थितियां कितनी? 4 है। कुल परिस्थितियां वो 9 है। क्यों? चाहे वो लाल हो चाहे सफेद हो। क्यों? टोटल कंचे कितने हैं? 9 है। तो 9 है तो अनुकूल कुल परिस्थितियां कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी। तो ये जाएगा 4/9। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। इसके लिए किसकी? सफेद के लिए 2/9, नीले के लिए 1/3 और लाल के लिए 4/9। ये था आपका दोस्तों
प्रायिकता का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कई परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगर दोस्तों हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। आगे सवाल जो है आपके वृत्त के क्षेत्रफल से लिया गया है, जो वृत्तों का क्षेत्रफल होता है उस चैप्टर से लिया गया है। इसमें कह रखा है कि एक वर्ग ओ ए बी सी एक वृत्त के चतुर्थांश ओ पी क्यू के अंदर स्थित है। देखो ये वृत्त का चतुर्थांश ओ पी क्यू बी बी क्यू में के अंदर स्थित है। देखो ये अंदर स्थित है। यदि ओ ए बराबर मतलब ये ओ ए बराबर कितनी 14 सेंटीमीटर है, तो जो छायांकित भाग आपको दिखाई दे रहा है हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम देखो दोस्तों इसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे। ये क्या है, पूरा क्या दे रखा है, चतुर्थांश। चतुर्थांश का मतलब हो गया है ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण ये कितने का है, 90 अंश का हो गया। ठीक है, चतुर्थांश का मतलब हो गया वृत्त का चौथा भाग। जो चौथा भाग होता है, 4 भाग करो तो उसका चौथा भाग हो गया चतुर्थांश, जो केंद्र पर 90 अंश का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये चतुर्थांश हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया एक त्रिज्यखंड हो गया। वृत्त का क्या हो गया, त्रिज्यखंड हो गया। तो त्रिज्यखंड का जब हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हम उसे ज्ञात करते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 से। ठीक है, अब वो कह रहा है कि हमें जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें हम दोस्तों क्या करेंगे, इस पूरे चतुर्थांश का इस सूत्र से हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, जो तुम्हारा जी वर्ग है, ये क्या है, वर्ग है, तो इस वर्ग का हम क्षेत्रफल ज्ञात करके इसमें से घटा देंगे, तो कौन बचेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, समझ गए नहीं। तो हम इसी तरीके से करेंगे। अब देखो दोस्तों इसमें जो ये आपका जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, इसमें जो आपका थीटा है वो तो 90 अंश का हो गया। ठीक, जो आपकी आर है वो कहां से लाओगे, वो तो है नहीं आपके पास, तो वो क्या करोगे, आर का मतलब क्या होता है, वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिध तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, वृत्त का केंद्र ये हो गया, वृत्त के केंद्र से ये परिध हो गई, वृत्त के केंद्र से परिध तक की दूरी क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, जो किसका है, वर्ग का विकर्ण है ना। तो इसकी जो त्रिज्या है वो वर्ग के विकर्ण की हो जाएगी। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है, भुजारूढ़ 2 होता है। तो यहां से जो आपकी जो आर है वो कितनी हो जाएगी, भुजारूढ़ 2 का अंक हो गया 14√2 हो जाएगी। ठीक है, इतना हमने आपको दिया समझा। अब देखो इसे हम डिटेल में करते हैं कैसे है। यहां पे डालते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखते हैं कि चतुर्थांश में स्थित वर्ग, हम लिखेंगे वर्ग की भुजा बराबर कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो हो गई वर्ग की भुजा हो गई। वर्ग का विकर्ण, जो विकर्ण है वो क्या हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। समझ गए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा, ब का विकर्ण का मतलब होता है भुजारूढ़ 2, तो ये हो जाएगी 14√2 हो जाएगी। 14 क्या है, वर्ग की भुजा है, रूट 2 क्या वो फार्मूला होता है। तो यहां से जो आर बराबर कितना आ गया, 14√2। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्षेत्रफल हम क्या है, पहले हम इस पूरे का निकाल लें। पूरा क्या है, चतुर्थांश है, तो चतुर्थांश का निकालेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 से। उसमें से हम वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, क्या छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से लिखेंगे छाया अंकित भाग का, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल
माइनस वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल का मतलब हो गया 14 का वर्ग हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। यहाँ पे मान रख दो, पाई का मान कितना रखे हम यहाँ पे, अभी पाई का मान पाई रहने दो। आर का मान कितना हो जाएगा, 14√2, 14√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर सीधे स्क्वायर खोल लो, 14 के स्क्वायर हो जाएगा 196 गुणा 2 गुणा 90/360 माइनस 196 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। यहां से 9 चौक 36, ठीक, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और फिर यहां से क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, इसे इतना ही रहने दो। ठीक है, ये हो गया इतना। ओके, अब करना चाहो तो 2 से काट दो इसे, ये हो जाएगा 2 नेम 18, 2 अट्ठे 16। ठीक है, इतना हो गया, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 98 माइनस 196। यहाँ पे कैलकुलेशन दोस्तों समझ आई। यहाँ पे पाई का मान हमने पाई रहने दिया, आर का मान 14√2 रखा, 14 के स्क्वायर 196 और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। थीटा का मान 90 रख दिया, और हमने फिर 90 से 360 को काटा, 4 आ गया, और 2 से 4 को काटा 2 आ गया, 2 से हमने 196 काट दिए तो कितने आ गए, 98 आ गए। ठीक है, तो हमने 98 पाई लिख दिया, पाई का मान 22/7 रख दिया, काट दो 7 से, 7 एकम 7 हो गया। ठीक, 2 बचे, यहाँ पे 28 हो गए, 7 चौक 28 हो गए। ठीक, अब यहाँ पे 22 की 14 से गुणा करो, 14 दूनी 28 हो गए, 14 दूनी 28 और 2 30 हो गए, माइनस 196। अब 308 में से 196 घटा दो, 8 में से 6 गए, कितने बचे, 2 बचे, 10 में से 9 गए, 1 बचे, यहाँ 2 में से 1 गया, 1 बचा, तो ये हो गया 112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका आ गया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ गया। दोस्तों हम आशा कर रहे हैं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। अगर दोस्तों हमारी बात आपको समझ में आ रही है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे आगे आने वाली वीडियो को आप देख सकें। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल है, ये टूर्नामेंट से लिए गए, कई बार पूछा गया है। इस सवाल में कह रहा है कि दोस्तों इसे हल करो और इसे हल करने के बाद ये लाना है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इस वाली साइड को कहते हैं हम LHS और इस वाली साइड को कहते हैं RHS। ठीक, LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड और इधर का मतलब राइट हैंड साइड। तो आप ये जरूरी नहीं कि इसे हल करो ये आ जाए, आप इसको हल कर दो तो ये ले आओ, कुछ भी कर सकते हो, पर यानी एक को हल करो तो दूसरा आ जाना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा नहीं आया, अगर दूसरा नहीं आ रहा है तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम ये वाली साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड यानी दोनों हाथ की साइड लेंगे। तो सोल्यूशन क्या करेंगे, LHS ले रहे हैं, LHS लेने पर, ठीक है, ले लिया हमने, ये हो जाएगा 2 + 1/tan स्क्वायर A प्लस 1/cot² A। ठीक है, अब देखो दोस्तों हम यहाँ क्या कर सकते हैं, tan स्क्वायर 1/tan स्क्वायर A को हम cot² A में लिख देंगे। क्यों, एक फार्मूला होता है, यहां से देखो cot A बराबर 1/tan A, ये फार्मूला होता है दोस्तों, आपने खूब पढ़ा होगा। ऐसे ही tan A बराबर होता है, tan A बराबर 1/cot A होता है। इन्हीं दोनों फार्मूले से हम ये चेंज कर देंगे, तो ये 2 प्लस, इससे देखो cot A बराबर 1/tan A है तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे भी दोस्तों स्क्वायर चढ़ जाएगा ऐसे करके। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cot² A, ऐसे ही ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर A। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, cot² A और tan स्क्वायर A को ऐसे ही लिखा रहने दें,
जो आपका 2 है इसको हम तोड़ देंगे, इसको हम लिख देंगे 1 प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस टेन स्क्वायर ए, इसको हमने तोड़ दिया। ठीक है, अब देखो दोस्तों इसे हम इसे पास में ले आए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ऐसे ही हम एक को हम कहां पे ले जाए, इधर ले जाए, ऐसे फिर इसे बना ले। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए आपने सुना होगा, देखा होगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉसिक स्क्वायर ए। क्या होता है, कॉसिक स्क्वायर ए होता है। ऐसे ही ये आपका फार्मूला है, ऐसे ही 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए। ये आपका क्या है, फार्मूला है। तो हम क्या करेंगे, तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम क्या लिख देंगे, कॉसिक स्क्वायर ए लिख देंगे, और टेन स्क्वायर ए प्लस 1 को हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए लिख देंगे। तो ये देखो, तो इसको हम क्या लिख देंगे, कॉसिक स्क्वायर ए को प्लस ये जो 1 है वो हम इसके साथ में टेन स्क्वायर ए के साथ में जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर किसके बराबर, सेक स्क्वायर ए के। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इसे आगे पीछे कर दो, तो आगे पीछे से कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसिक स्क्वायर ए। ये आपका आ गया RHS, ये हो गया आपका प्रूव्ड। यहाँ पे हम लिख देंगे प्रूव। देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल तरीके से हमने आपको ये सिद्ध करा दिया है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल है, ये आपका निर्देशांक ज्यामिति से है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि 3 बिंदु है, 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बन रहा है जिसका क्षेत्रफल कितना है, 6 वर्ग इकाई दे रहा है। कितना दे रहा है, 6 वर्ग इकाई दे रहा है। तब वो कह रहा है x प्लस वाई बराबर 15, ये सिद्ध करो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए बी सी 3 बिंदुओं से एक त्रिभुज बन रहा है जिसका क्षेत्रफल कितना, 6 वर्ग इकाई है। तो हमें x प्लस वाई बराबर 15 सिद्ध करना है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, जो 3 बिंदुओं से जो बना क्षेत्रफल त्रिभुज है हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और वो किसके बराबर रख देंगे, 6 के बराबर रख देंगे। हल करेंगे, अपने आप x प्लस वाई बराबर 15 आ जाएगा। तो ठीक है, देखो सोल्यूशन में क्या करते हैं, इसमें हम बिंदु कौन से हो जाएंगे, बिंदु ए x कामा वाई हो जाएगा, b 1 कामा 2 हो जाएगा तथा c 2 कामा 1 हो जाएगा। से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों कितना है, क्षेत्रफल बराबर 6 वर्ग इकाई है। कितना, 6 वर्ग इकाई। ठीक, अब देखो दोस्तों, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपने 1/2 आधार गुणा ऊंचाई ये पढ़ा होगा, हीरोन का फार्मूला पढ़ा होगा। ठीक है, और लोग संभावित त्रिभुज का रूट 3/4 भुजा स्क्वायर वो भी पढ़ा होगा। पर आपने जो निर्देशांक ज्यामिति का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है निर्देशांक ज्यामिति, वो आपने नहीं पढ़ा होगा। वो देखिए आप क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में। तो हम यहां से लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो निर्देशांक ज्यामिति में होता है दोस्तों 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 हो जाएगा y1 माइनस y2। ये होता है दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में, ये फॉर्मूला होता है। अभी आपने वो तो पढ़े होंगे पर ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा। ये जब निर्देशांक ज्यामिति में 3 बिंदुओं से घिरा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आ जाए तो आप सिर्फ और सिर्फ यही फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, अब इसमें जो हम सभी के मानक में त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना दिया है, 6, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6 बराबर 1/2। अब देखो इसे हम x1 इसे y1 इसे x2 इसे y2 इसे x3 और इसे y3 लिख दे रहे हैं। x1 का मान है आपका x, y2 का मान है आपका 2, y3 का मान है 1। ठीक है, x2 का मान कितना है आपका 1 है, y3 का मान है 1 है और y1 का मान कितना है माइनस के y हो जाएगा प्लस
x3 कितना है 2 है, y1 कितना है, y1 कितना है दोस्तों y है आपका, y2 कितना है 2 है, y2 कितना है 2 है। हमने वही मान रखे जो यहाँ पे दो, जैसे x1 क्या है, x1 कितना है आपका x है तो x रख दिया, y2 कितना है 2 है तो यहाँ पे 2 आ गया, y3 कितना 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, x2 को मतलब 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया। इसी तरीके से हमने दोस्तों सबके मान रख दिए। अब ये 2 किधर जाएंगे, इधर गुणा में चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 12 बराबर, इधर अंदर क्या हो जाएगा 2 में से 1 गया, 1 बचा, 1 की हम x से गुणा करेंगे तो x रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंदर 1 की 1 माइनस बाई से गुणा हो जाएगी तो 1 माइनस बाई ही रहेगा, ठीक है। प्लस में 2 के अंदर गुणा करो, 2 की बाई से गुणा करोगे 2 बाई हो गया, 2 की माइनस 2 से गुणा करोगे तो माइनस के 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 12 बराबर ये हो गया x, ठीक है। अब ये माइनस बाई और प्लस के 2 बाई तो हो जाएगा प्लस का बाई हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 4 है तो प्लस का 1 माइनस के 4 में से घटेगा तो माइनस के 3 आ जाएंगे। यहां से आप -3 इधर ले आओ तो माइनस जब 3 हम उधर ले जाएंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, x प्लस बाई बराबर, इधर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस को हो जाएंगे, जब प्लस को हो जाएंगे तो 12 में जुड़ जाएंगे तो x प्लस बाई बराबर 15। ये देखो दोस्तों अपने आप x प्लस बाई बराबर क्या आ गया, 15 आ गया। हमने क्या कहा था, हम इन 3 बिंदुओं से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। यानी जो त्रिभुज क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है उसमें मान रखेंगे, निकालेंगे, हल करेंगे और अपने आप खुद ब खुद x प्लस बाई बराबर 15 आ जाएगा, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल और सरल सवाल था। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, जिस तरीके के सवाल बहुत ही परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें तथा हमारे वीडियो शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो को हमारी को आप देख सको। नमस्कार दोस्तों।